होगा क्या कि जो प्रोब है वो अपने डीएनए से बाइंड कर जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो रेडियो एक्टिव प्रोब अपने डीएनए से बाइंड कर जाएगा। क्योंकि आपको प्रोब का सीक्वेंस पता है, तो आप चाहो कल को तो डीएनए फिंगरप्रिंट में जो बैंड आ रहा है उस बैंड का सीक्वेंस भी पता कर सकते हो। अगर एक डीएनए सेगमेंट का आपको सीक्वेंस पता है तो करस्पॉन्डिंग टू दैट आप दूसरे का भी निकाल लोगे। एडेनिन के सामने थाइमीन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, या थाइमीन के सामने एडेनिन और साइटोसिन के सामने ग्वानिन, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर हमें प्रोब का पता है तो हम इन सेगमेंट्स का भी डीएनए सीक्वेंस निकाल पाएंगे। और फिर तो आप एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस मिनी सैटेलाइट की जगह माइक्रो सैटेलाइट पर जाना चाहो वो भी जा सकते हो। मतलब कोई लूप होल आप छोड़ोगे ही नहीं कि कोई ये कह सके कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने पूरी नहीं की, आपने प्रॉपर तरीके से ये काम नहीं किया। जब हाई प्रोफाइल केस होते हैं जहाँ पे सीएम और बड़े बड़े मिनिस्टर और उनके केसेस हैंडल किए जाते हैं, तो उसमें कोई लूप होल छोड़ा ही नहीं जाता कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे एडवांस लेवल की जाती है ताकि 100% एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आ सके। नाइलॉन मेम्ब्रेन पे आपने रेडियो एक्टिव प्रोब में डाला, इसके बाद क्या करोगे, इसको वॉश कर दोगे, वॉश द मेम्ब्रेन, टू रिमूव एक्स्ट्रा प्रोब। अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए आपके पास ये प्रोब है और ये आपका बैंड है, सिंगल स्टैंडर्ड ये भी है, सिंगल स्टैंडर्ड ये भी है। अगर आपको प्रोब का सीक्वेंस पता है तो आप इसका उल्टा बैंड का अपने आप कैलकुलेट कर लोगे। बैंड में क्या आएगा, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी सी, जी जी, ए टी, ए जी जी। तो आपने बैंड का सीक्वेंस भी पता कर लिया और बैंड में लेंथ भी पता हो गई, बैंड का मॉलिक्यूलर वेट भी निकल आएगा, हर एक चीज निकाल सकते हो अगर आप प्रोब को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ आप रीड कर दोगे। अब क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो इसकी टेक्निक, इसको देखते कैसे हैं, इसको देखते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से, है ना। दिस प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हाइब्रिड जो है इज रीड आउट, इसको पढ़ा जाता है यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, ये टेक्निक है ऑटो रेडियोग्राफी। इस टेक्निक को यूज करके आप इसको रीड करते हो, है ना। आप चाहो तो जो बैंड आपके आए हैं, जो डार्क बैंड्स आए हैं, उनको आप एक्सरे फिल्म पे भी ले जा सकते हो। आप उनको एक्सरे फिल्म पे भी ले जा सकते हो। जो भी आपको मिलेगा दैट इज सेड टू बी डीएनए फिंगरप्रिंट। जैसे एक्सरे होता है ना किसी बोन का, वैसे ही आपका डीएनए का फिंगरप्रिंट आ जाएगा एक प्लास्टिक की शीट पे। आप उसको 10 साल तक रखे रहो, कहीं नहीं जाने वाला। तो ये प्रोसीजर कहलाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। जहां तक इसके यूजेस की बात है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज किया जाता है पैटर्निटी मैटर्निटी डिस्प्यूट को सॉल्व करने में, सॉल्विंग केसेस ऑफ disputed paternity and maternity cases, केसेस तो लिखा ही हुआ है ना। मतलब ये कि एक बेबी है, मदर तो ये है ना, आपको फादर दो हैं, F1 F2। अब एक्चुअली बेबी का बायोलॉजिकल फादर कौन है, F1 है या F2, ये पता करना है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से किया जा सकता है। या उल्टा कर सकते थे कि फादर और मदर है बट बेबी दो हैं, अब उसमें से कौन सा बायोलॉजिकल बेबी है वो पता करना हो तो भी ये काम किया जा सकता है। तो इस काम के लिए सबसे ज्यादा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज किया जाता है। इसके बाद क्रिमिनल साइंस या फॉरेंसिक्स में यूज करते हैं क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन।
एंड फोरेंसिक्स। तीसरा हो सकता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। ये हो सकता है। बाकी हेरिडिटी डिजीज को पता करना हो या इवोल्यूशन की स्टडी करनी हो, इवन सोशल साइंस में भी जब हम ह्यूमन के माइग्रेशन को पढ़ते हैं कि अफ्रीका से ह्यूमन ओरिजिनेट हुआ और फिर पूरी अर्थ को कॉलोनाइज किया, तो उस ह्यूमन का माइग्रेशन को भी स्टडी करने के लिए अलग अलग जगह के जीनोम की स्टडी की जाती है यूजिंग द डीएनए फिंगरप्रिंट। तो फिलहाल ये तीन तो आप याद ही कर सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक विच इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बताओ, कुछ पूछना है किसी को? पिछली स्लाइड दिखा देना। नेक्स्ट पढ़ा ले या ब्रेक की बात पढ़ना है आपको? सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा देना। हाँ, स्लाइड, पीछे की स्लाइड, ये वाली, इससे पीछे, ये इससे पीछे। इससे भी पीछे। ओके सर, डन। सर हाँ बेटा। सर पेटर्निटी टेस्ट कैसे पता लगाएंगे इससे? पैटर्निटी टेस्ट जैसे हमारा जीनोम है, अब हमारा जीनोम है तो मान लीजिए मेरे बॉडी का जीनोम है, अपना एग्जाम्पल लूँ, तो मेरी बॉडी का जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो मेरे मदर से 50% एग्जैक्टली मैच करेगा और एग्जैक्टली मेरे फादर से मैच करेगा। इन दैट केस ओनली मैं अपने मदर फादर का बायोलॉजिकल सन हुआ। अगर नहीं हुआ मैच तो इसका मतलब या तो मदर कोई और होगी या फादर कोई और होगा, क्योंकि होना ही होना है, ना होने का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो अगर मान लीजिए कल को कोई पर्सन है, वो आके ये कहे कि मेरी मदर तो ये रही, मेरा फादर तो यहाँ का सीएम है, तो सीएम की सारी प्रॉपर्टी का बायोलॉजिकल जो हायरशिप है, जो मतलब उसका उत्तराधिकारी है, वो मैं हूँ। तो अब ये प्रूव कैसे होगा? एलिगेशन तो लगा दिया आपने। प्रूव करने का वही तरीका है कि आपका और उस पर्टिकुलर पर्सन का डीएनए फिंगरप्रिंट मैच किया जाएगा। क्योंकि फादर को लेके डिस्प्यूट हो रहा है, तो फादर का जो 50% है, मतलब जो सो कॉल्ड सीएम या किसी मिनिस्टर का 50% है, वो आपके साथ मैच होना चाहिए, तो आप उसके बायोलॉजिकल फादर हो जाओगे। मदर का डिस्प्यूट नहीं है, अगर मदर का डिस्प्यूट होता तो फिर मदर के साथ मैच करते, दोनों का डिस्प्यूट होता तो दोनों से मैच करते। ये निकल के आता है। बहुत बड़े बड़े केस हैं। उत्तराखंड के सीएम थे, कांग्रेस के मिनिस्टर, उन्होंने तो उनकी मेड से, मतलब उस टाइम पे कभी यंग एज के जब रहे होंगे, तब उनकी मेड से उनको एक सन हुआ, और फिर उस सन ने, आई थिंक शायद 35-40 साल का हो गया वो सन, और वो जो पर्सन थे वो शायद 70-75 साल के हो गए। नाम याद हो तो एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। तो उस एज में जाके उन्होंने अपनी वो मेड के साथ मैरिज लीगल की, जब डीएनए फिंगरप्रिंट से ये प्रूव हो गया कि जो सन है वो एनडी तिवारी का बायोलॉजिकल सन है, एनडी तिवारी की सारी प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर पर्सन को जानी चाहिए। हालांकि वैसे देखा जाए तो वो इलीगल सन है ना, वो तो एक अफेयर का रिजल्ट था, बट वो सन भी इतना पावरफुल था कि वो सीएम के अगेंस्ट में जाके इतना सब प्रोसीजर करा पाया, क्योंकि इंडिया के लीगल सिस्टम के हिसाब से किसी का सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। अगर किसी पर्सन का सीमेन भी कलेक्ट करना है, उसका ब्लड सैंपल भी कलेक्ट करना है फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उसके लिए कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। और लूप होल मैंने आपको सारे बता ही दिए कि अगर पढ़ा लिखा पर्सन है या बहुत अच्छा वकील होगा
तो वो तो इंतजार करेगा कि ठीक है जिस दिन हियरिंग होगी उस दिन अपना पत्ता खोलूंगा कि इसमें ये गलती थी, जाओ दोबारा करा के लाओ। और फिर दोबारा कराने के लिए दोबारा सैंपल चाहिए तो फिर कोर्ट से पहले ऑर्डर होगा, फिर कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो सैंपल लिया जाएगा, फिर सीसीएमबी हैदराबाद जाएगा, वो भी अगर सीएम लेवल का है तो हैदराबाद जाएगा, वरना बीच में या किसी और छोटी मोटी लैब से करा के रिपोर्ट चेंज कर दो। तो देर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। इंडिया है, लीगल सिस्टम के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं। जैसे मान लीजिए मदर या फादर का केस है तो आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि अगर हम मतलब एक चाइल्ड है, मान लीजिए उसकी बॉडी के अंदर कुछ क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम मदर ने दिए, 23 फादर ने दिए। तो मदर की बॉडी में अगर मान लीजिए VNTR है, एक कोई VNTR है, मदर की बॉडी में वो 4 बार प्रेजेंट था, तो जो सन होगा, जो चाइल्ड होगा, उसकी बॉडी में वही VNTR 4 बार आएगा। और फादर की बॉडी में अगर मान लीजिए 4 VNTR 4 बार प्रेजेंट थे, यानी 16 बार, तो उसके सन की बॉडी में भी 4 VNTR 4 बार मिला के 16, तो 16 VNTR तो उसके फादर से मैच करेंगे और 4 VNTR उसके मदर से मैच करेंगे। इन दैट केस ओनली जो चाइल्ड है वो उन मदर फादर का बायोलॉजिकल सन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो यहाँ VNTR को मैच करके, और फिर जितना कॉम्प्लिकेटेड केस है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी डिफरेंस निकालना हो, उसे बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNP, है ना, आपके सिलेबस में नहीं दिया है SNP। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म निकालनी हो तो फिर आप जाओगे माइक्रोसैटेलाइट पे, RAPD पे जाओगे, उससे तो एक न्यूक्लियोटाइड का भी डिफरेंस होगा ना, जो मैंने भी जैसे एग्जाम्पल लिखा था, तो वो भी पता चल जाएगा। अगर एक न्यूक्लियोटाइड में केवल मॉलिक्यूलर वेट का भी फर्क हुआ, आप ऐसे बना सकते हो, एक पर्सन का ये है क्राइम सीन का, और एक पर्सन ये सस्पेक्ट है, ये ATCCCGGG CCCCC, और यहाँ क्या है TACCCGGGCCCCCC। लो, अब इन दोनों में आप देखो तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बेस पेयर लॉन्ग है दोनों ही, ठीक, दोनों ही GC रिच हैं, बना दिए मैंने। दोनों ही मान लेता हूं कि 4 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। अब आप इसमें ये कह दे कि जो क्राइम सीन से मिला वो एग्जैक्टली सस्पेक्ट के साथ मैच कर रहा है, तो जो सस्पेक्ट है वो गिल्टी प्रूवन होता है, कोर्ट ऑर्डर दे दे। अब अगर सस्पेक्ट पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा लिखा है या उसका वकील पढ़ा लिखा है, तो वो ये कहेगा कि ये तो ऐसे भी हो सकता था कि आप मान लीजिए कोई एक और भी होता है XYZ जिसका कुछ लिए ही नहीं गया, उसका सीक्वेंस क्या है, उसका ACT और फिर CCGGG CCCCC, तो सबका मॉलिक्यूलर वेट तो एक ही जैसा आएगा। मैं ही क्यों सस्पेक्ट हूं, मैं ही क्यों गिल्टी हूं भाई, सबका मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, सबके 13 बेस पेयर हैं, सब GC रिच हैं, सब 4 बार रिपीट हो रहे हैं, तो सबके बैंड एक ही जैसे आएंगे, सबका RFLP एक जैसा आएगा, सस्पेक्ट का भी वही आएगा जो XYZ का आएगा। तो क्राइम क्या दोनों लोगों ने किया? नहीं। अब इसको कैसे पता किया जाएगा? इसको पता किया जाएगा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने चेंज क्या किया है, मैंने चेंज केवल इतना किया कि इसमें A पहले है T बाद में है, इसमें T पहले है A बाद में है। मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम आएगा, एक एडेनिन एक थाइमीन, एक थाइमीन एक एडेनिन, लेकिन इनका सीक्वेंस अलग है। सीक्वेंस अलग है तो आपको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पे जाके जब इसका प्रोब आप डालोगे तो ये दो अलग अलग रीड होंगे। यहाँ पे भी देखोगे तो क्या होगा, ACT कर दिया, अब यहाँ पे TAC है, यहाँ पे ATC है और यहाँ पे ACT है, तो यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से ये और ये बराबर आएंगे एग्जैक्टली। नंबर ऑफ बेस पेयर भी बराबर है 13, दोनों ही GC रिच है, सस्पेक्ट और SYZ, दोनों में ही 4 रिपीट आ रही हैं, लेकिन दोनों में डिफर क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। बट ये चीज आप RFLP से नहीं पकड़ सकते, इसके लिए आपको RAPD करना पड़ेगा। तो अगर पढ़ने वाला होगा तो वो केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा कि इस ग्राउंड पे तो कोई और भी सस्पेक्ट हो सकता है, आप फिंगरप्रिंटिंग वो करके लाओ जो मोस्ट एक्यूरेट है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNP से करके लाओ,
जो आरएपीडी का एक एंगल है, आरएपीडी का एक डिवीजन है, तो मैं इस बात को मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। और कुछ गलत नहीं कह रहा, वो तो अपनी जगह सही कह रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट। अब आते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे। अभी पढ़ा दूं या थोड़ा सा रेस्ट करना है? बताओ। नेक्स्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। है आप लोग, ये चले गए? कौन कौन है? अनस एडमिन तो हो गया, प्रियांशु है, वंशिका है, प्रियांशु शर्मा है, तारिक अहमद है, अक्षत अक्षत भारद्वाज भी है। गुड। चलो फिर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP। है ना? पहले तो आपको जीनोम याद दिलाता हूं कि आपने जीनोम क्या पढ़ा था। जीनोम आपने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ ऑल जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल में जितने भी जीन्स होते हैं, उसका जो कलेक्शन है वो जीनोम कहलाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, ह्यूमन का जीनोम स्टडी करने वाले हैं, है ना? ह्यूमन का जीनोम स्टडी करके हम क्या कर पाएंगे वो भी पढ़ेंगे। प्रोस्पेक्टिव्स क्या क्या है इस बात के, मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे किसी काम को करने से पहले, सेट होता है, माइंड सेट होता है कि यार ये वाला काम करना है मुझे इससे, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे और क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं, उन दोनों की बात करेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मेथडोलॉजी में जो एनसीईआरटी ने दे रखा है केवल उतना याद करेंगे, उसको आप समझ भी नहीं सकते। उसको सिर्फ आपको याद करना है कि ऐसी चीजों को इस प्रोजेक्ट में यूज किया गया, और प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद हमें क्या उसमें सेलियन फीचर्स मिले, क्या उसके पॉइंट्स हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो जीनोम एक कलेक्शन हो गया। हमारी बॉडी का जीनोम 24 क्रोमोसोम का है, ह्यूमन मेल के हिसाब से XY मिला के। तो हमें ये पता करना है कि 24 क्रोमोसोम पे जो टोटल 25 से 30 हजार जीन हमारी बॉडी में है, उसमें से एक क्रोमोसोम पे कितने जीन है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे जीन कितने हैं, 2 पे कितने हैं, 3 पे कितने हैं, 11 पे कितने हैं, 23 पे कितने हैं, एक्स और वाई पे कितने कितने हैं। तो हर क्रोमोसोम के ऊपर जो नंबर ऑफ जीन है हमें वो पता करना है। देन अगर मान लीजिए एक क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2000 जीन है, तो उन 2000 जीन का सीक्वेंस क्या है, कौन किसके बाद आएगा, हमें ये भी पता करना है। थर्ड, एक जीन का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है हमें वो भी पता करना है। तो हमें एक जीन में न्यूक्लियोटाइड ATGC से मिलके बनेगा, बट किसके बाद कौन सा आ रहा है हमें वो भी पता करना है। तो हमें पूरी मैपिंग करनी है, पूरा जीनोम हमें सीक्वेंस करना है। यही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन आइडिया था, मेन ऑब्जेक्टिव यही था। बहुत सारे कंट्री ने मिलके किया, तो ये इंटरनेशनल है। जो ब्रीफ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दिस वाज इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव, सबने मिलके किया, रिसर्च प्रोग्राम है। इसका मेन पर्पस था पूरे जीनोम को मैप करना, है ना? तो पूरा जीनोम जो 24 क्रोमोसोम का बना हुआ है। अब सब स्टार्टिंग की चीजें थ्योरेटिकल हैं, तो आपको वो सारी चीजें याद रखनी है। लाइक ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट था। सो दिस वाज ए मेगा प्रोजेक्ट, है ना? 13 साल लगे कंप्लीट होने में, 13 ईयर्स। स्टार्ट किसने किया था? इसे इंडिया में सारा कुछ जो आप कह सकते हैं फंडिंग की है,
अथॉरिटी वो CSIR के पास है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऐसे ही यूएस में जो ये पावर है वो DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो इसको फंड किसने किया, स्टार्ट किसने किया? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने। DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। एंड जितना भी साइंटिफिक रिसर्च होती है ह्यूमन से रिलेटेड, उसको वहां पे गवर्न कौन करता है? NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो दूसरा डिपार्टमेंट जो वहां पे इन्वॉल्व था वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। जैसे हमारे यहाँ MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वैसे यूएस में क्या है? NIH है। तो इन दोनों ने मिलके इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेट किया था। दो लोग हैं तो कोऑर्डिनेशन आ गया। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर हम बात करें तो उसमें जो वेलकम ट्रस्ट था, जिसको सबसे पहले इसमें जोड़ा गया, दैट कंट्री इज यूके। यूके वेलकम ट्रस्ट हो गया, ट्रस्टी बन गया। ये मेजर पार्टनर हुआ। उसके बाद बाकी कंट्री ऐड होते गए। बाकी कंट्री कौन कौन से थे? जापान बाद में ऐड हुआ, फ्रांस बाद में ऐड हुआ, जर्मनी बाद में आया, चाइना आया, एंड अदर्स। ये सब जो है वो आते चले गए। तो वेलकम ट्रस्ट यूके इनिशिएट किया यूएस ने। सबसे पहले यूके को इनवाइट किया जो मेजर पार्टनर बना। बाद में जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और बाकी कंट्रीज में वो इसके साथ जुड़ते चले गए। इसको शुरू कब किया गया था? इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया इन 1990, 1990 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। इसका जो ड्राफ्ट आया था वो आया फेब 2001 में, जिसको पब्लिश किया गया था इन द फेमस जर्नल नेचर। पब्लिश्ड इन नेचर। नेचर जर्नल का नाम है। ये पूरी दुनिया का मोस्ट रेपुटेड जर्नल है, फर्स्ट रैंक पे उसको नेचर। तो जितनी बड़ी रिसर्च थी उसी के लेवल का पब्लिकेशन हाउस ढूंढा गया। तो नेचर ने इसको पब्लिश किया 2001 में। इसका पहला ड्राफ्ट 11 साल में आया कि क्या क्या काम कर दिया जा चुका है, क्या बचा रह गया है, लाइक दिस। 2003 में ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो गया। इट वॉज कंप्लीटेड इन 2003। इसीलिए हमने लिखा कि ये 13 साल का प्रोजेक्ट था। 1990 से शुरू हुआ, 2003 में पूरा हो गया। पहला ड्राफ्ट जो आया वो 2001 में आया, जिसको नेचर जर्नल ने अपने फरवरी के एडिशन में पब्लिश किया था, फेब 2001 में पब्लिश्ड इन नेचर जर्नल, और कंप्लीट कर दिया गया 2003 के अंदर। ये हो गया स्टार्टिंग की चीज। अब ह्यूमन जीनोम से हमें मिला क्या क्या, नॉलेज जो हमें मिली उसका हम करेंगे क्या? तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP लिख देता हूँ, HGP की जो नॉलेज है उसको अलग अलग तरीके से यूज किया गया, बहुत सारे सेक्टर्स में यूज किया गया। जैसे इवोल्यूशन की स्टडी करने के लिए उस नॉलेज को यूज किया गया, है ना। किसी भी डिजीज की अर्ली डायग्नोसिस करनी है, अर्ली डायग्नोसिस करनी है, NOSIS, अर्ली डायग्नोसिस करनी है तो उसमें यूज किया जाएगा। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट करना है किसी डिजीज का तो वो यूज किया जा सकता है ना। और कई बार मेडिकल डायग्नोसिस में प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स भी जो लिए जा सकते हैं उन पे भी काम किया जाने लगा, है ना। और ये सब वो है जो कहीं ना कहीं ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं, दे अफेक्ट ह्यूमन। जैसे मान लीजिए सब होमोसैपियंस ही हैं, फिर भी एक पर्टिकुलर डिजीज एक पर्टिकुलर जोन में क्यों होती है? क्या इस बात का कोई रीजन है? क्या कोविड सारे कंट्री में एक जैसा रिस्पॉन्स देके गया? नहीं, लेकिन अफेक्ट करने वाले तो सारे ह्यूमन थे। शुरू में कहा गया कि भाई इंडिया के लोगों की इम्यून सिस्टम अच्छा है तो सारे होमोसैपियंस। फिर हमारा डीएनए अफ्रीकन के डीएनए से कहाँ पे अलग हो गया? या आपने सुना हो जैपनीज इंसेफेलाइटिस है या सिंपल इंसेफेलाइटिस है, ये एक पर्टिकुलर ईस्टर्न यूपी की बेल्ट में होती है। ऐसा क्या उस बेल्ट के लोगों के जीनोम में है, वो बाकी जगह बच्चों को क्यों नहीं होती? तो देयर आर फ्यू केसेस जहाँ पे हम ये मानते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं।
अगर कहीं पे कोई डिजीज हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो रही है जो दूसरे एरिया में नहीं पाई जा रही, और उसका कोई सॉलिड हमारे पास रीजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि इट माइट बी रिलेटेड विद देयर जीनोम। हो सकता है वहां के लोगों के जीनोम में कुछ ऐसा हो जो उस डिजीज के लिए ससेप्टेबल या रेजिस्टेंस शो करता हो। बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है कोई चेंज ऐसा हो जिसके लिए ईस्टर्न यूपी के लोग ससेप्टेबल हैं, इसलिए एनसेफेलाइटिस हमेशा उसी बेल्ट में हो जाती है, बिहार और ईस्टर्न यूपी के बेल्ट में हो जाती है। हर साल बच्चे मरते हैं, हर साल मरते हैं, कोई इलाज नहीं है। और ऐसा था ना कि पूरे वर्ल्ड में कहीं और बच्चे नहीं है या इंडिया में कहीं और किड्स नहीं है, उनको तो नहीं होती। तो ऐसे सारे केस में प्रोबेबली हमने ये माना कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिलने वाली नॉलेज को हम यूज कर पाएंगे, है ना। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। एक तो ये एचजीपी की नॉलेज को हमने यहाँ यूज किया। दूसरा इसका यूज किया है, दूसरा यूज ये भी है कि हमें जब इवोल्यूशन की स्टडी करनी होती है, अगर हमें ह्यूमन बायोलॉजी की स्टडी करनी है, इफ वी वांट टू स्टडी ह्यूमन बायोलॉजी, तो हमें ह्यूमन को समझने के लिए कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की भी स्टडी करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी लेने पड़ेंगे, स्टडी करने पड़ेंगे, जो हमें ह्यूमन बनाने के लिए जरूरी है। नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और वो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं उनके भी एग्जाम्पल आगे आएंगे। जैसे ई कोलाई है, तो एक प्रोकैरियोट में एक आइडियल प्रोकैरियोट ई कोलाई है। एक आइडियल यूकैरियोट सिंगल सेल का कहा जाए तो ईस्ट हो गया। एक डाइकॉट को अगर आप लोगे तो उसमें मस्टर्ड की फैमिली का ले सकते हो। एक मोनोकॉट अगर आपको लेना है तो आप ग्रास फैमिली का कोई प्लांट ले सकते हो। अगर आपको एनिमल किंगडम की स्टडी को समझना है तो आप उसमें कम से कम एक नेमाटोड और एक इंसेक्ट को जरूर स्टडी करोगे, बिकॉज नेमाटोड वो ग्रुप है जो पूरी तरीके से ह्यूमन पे पैरासिटिक है। तो ऐसा नेमाटोड के जीनोम में क्या है कि हर नेमाटोड जो है वो ह्यूमन में जाकर डिजीज कॉज कर लेता है, और ह्यूमन अगर मेडिकेशन ना ले तो डेथ हो जाती है, जबकि ह्यूमन तो एडवांस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो हमेशा नेमाटोड ह्यूमन में डिजीज क्यों कॉज कर रहा है? क्यों प्लेटी हेलमेंस और एस्क हेलमेंस हमेशा पैरासिटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ह्यूमन पे डिजीज कॉज करते हैं? तो कहीं ना कहीं इस बात को समझने के लिए भी हमें नेमाटोड का जीनोम भी चाहिए और ह्यूमन का जीनोम भी चाहिए। ऐसे ही इंसेक्ट के साथ है कि इंसेक्ट्स जो है वो वेक्टर बहुत हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स वेक्टर का काम करते हैं, डिजीज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, और प्लांट के हिसाब से पॉलिनेटिंग एजेंट का भी काम करते हैं। तो प्लांट पॉलिनेटर को समझना हो या वेक्टर और होस्ट और पैरासाइट इंटरेक्शन देखना हो, इन सब के लिए भी आपको ह्यूमन जीनोम के साथ साथ ऐसे ऑर्गेनिज्म का जीनोम भी पढ़ना पड़ेगा जो ह्यूमन नहीं है। तो हमने उन ऑर्गेनिज्म का भी सीक्वेंस किया जो हमें हमारे लिए जरूरी लगे, जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है। इनके नाम अभी हम पढ़ेंगे, इनमें मोटे मोटे तौर पे यही आने वाले हैं। एक प्रोकैरियोट, एक सिंगल सेल का यूकैरियोट, एक डाइकॉट मोनोकॉट, एक नेमाटोड, एक इंसेक्ट, और वर्टिब्रेट में तो हमारा अपना है ही। तो ये चीज भी इसका एक एंगल था। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आप इसको और सेक्टर में ले जाओ तो हेल्थ केयर सेक्टर में स्टडी कर सकते हो। आजकल जैसे अभी तो क्या चलता है ट्रेंड में, प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है, जो डॉक्टर लेता है वो प्रिस्क्रिप्शन देता है और आप मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके आते हैं। तो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है। आने वाले कुछ सालों में कैसा हो जाएगा, जीन्स के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन आया करेगा, है ना। आपके ह्यूमन जीनोम को स्टडी करके आपको एक ड्रग दे दी जाएगी, ड्रग को डिजाइन कर दिया जाएगा एज पर योर जीनोम। तो वो ड्रग आपकी बॉडी में 0 साइड इफेक्ट के साथ 100% इफेक्ट शो करेगी। अभी कुछ ड्रग्स करती हैं, कुछ नहीं करती, कुछ साइड इफेक्ट कॉज करती हैं, कुछ नहीं करती। तो हेल्थ केयर सेक्टर में इस नॉलेज को यूज करना है, एग्रीकल्चर में इस नॉलेज को यूज करना है, इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन में, पॉल्यूशन अगर है तो उसमें यूज करना है। इन सारे केस में एनर्जी प्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हो। है ना, इन सारे केस में आप इस नॉलेज को यूज कर सकते हो। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक वाइड स्कोप है, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमन जीनोम को आप यूज कर सकते हैं। अब ह्यूमन जीनोम को कैसे संभालोगे, बहुत बड़ा है। ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन, 3 × 10⁹ बेस पेयर है। तो अब ये भी बात आ गई
कि ह्यूमन जीनोम के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितने, हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं, हमारे पास अभी तो मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं 3 बिलियन बेस पेयर है। 3 बिलियन मतलब 3 × 10⁹ बेस पेयर है। तो हमारे पास इतने सारे बेस पेयर है। अब एक आइडिया लिया गया कि कितनी कॉस्ट आएगी, सीक्वेंसिंग कॉस्ट कितनी आएगी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सीक्वेंसिंग कॉस्ट कितनी आएगी, तो एक एस्टिमेटेड दिया गया कि $3 $3 पर बेस पेयर, मतलब एक बेस पेयर को पता करने की कॉस्ट $3 है। तो 3 बिलियन बेस पेयर को पता करने की कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल अगर आप ये कॉस्ट निकालोगे तो 9 बिलियन निकल के आ गया आपका, 9 बिलियन US डॉलर। ये आपकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होती है, क्योंकि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आप एक अंदाजा लगाते हैं कि यार इसमें 10 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। जैसे जैसे काम होता है आपको समझ में आता है यार 10 लाख तो पहले ही खर्च हो गए, अभी तो 70% ही काम हुआ। कॉस्ट और बढ़ के ही आपकी फिनिशिंग एंड पे पहुंचेगी, कितनी भी अच्छी कैलकुलेशन कर लो आगे ज्यादा ही आएगा। तो जिसको 3 बिलियन US डॉलर मान के सोचा गया था, कॉस्ट इससे भी ज्यादा लग गई, लेकिन फिर भी एज पर डेटा अगर जाएंगे तो पर बेस पेयर सीक्वेंसिंग कॉस्ट $3 है US डॉलर। तो टोटल 3 बिलियन के लिए 9 बिलियन US डॉलर इसकी कॉस्ट निकल के आई। अब मान लीजिए इसको स्टोर करना है, इसका स्टोरेज कैसे करोगे। अगर आपसे कहा जाए कि लिख के रख लो आप ATGC 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 ऐसे लिखते चले जाओ, और आपको पूरे 3 बिलियन बार ये ATGC लिख के अपनी बुक कंप्लीट करनी है, तो इसमें भी क्या होगा कि अगर इसको हम टाइप करें या रिटन हाथ से लिखो, इम्पॉसिबल टास्क है, बट फिर भी अगर ये टाइप या रिटन में आप करोगे तो उसमें आपको क्या लग जाएगा, 3300 बुक्स लग जाएंगी, जिसमें हर एक बुक में 1000 पेजेस हैं और हर एक पेज पे 1000 लेटर्स हैं। लेटर्स मतलब ATGC इस तरीके से। तो अगर पूरा सीक्वेंस किताब में लिखना है तो इसका मतलब एक पेज पे अगर आपने 1000 बार ATGC लिखा टोटल, तो ऐसे 1000 पेज की एक किताब और ऐसी 3300 किताबें लग जाएंगी, तब आपका जीनोम शुरू से लेके आखिरी तक ऑन पेपर निकल के आ पाएगा। अब मान लो ये काम कर भी ले गया था, क्योंकि लाइब्रेरी में 3300 बुक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम इस चीज की है कि किसी को एक जीन पे काम करना है तो पता चला वो पूरी किताब लेके जा रहा है कि यार ये जीन का सीक्वेंस है, और उसके पन्ने पलटने में लगा हुआ है। एक खत्म हो गया तो अब दूसरा भूल जाएगा, क्योंकि 4 ही लेटर आएंगे ATGC, इन्हीं को लिखते चले जाओ, लिखते 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 3300 बुक्स आपने बना दी। तो यानी कि टाइप करके लिखना है या हाथ से लिखना है, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है। अब इसको हम स्टोर करेंगे कंप्यूटर में। जब आप कंप्यूटर में स्टोर करोगे तो ऑब्वियस है डेटा बहुत सारा है, तो आपको एक सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। आपको 1 सेकंड में फाइल ओपन करनी है जिसके अंदर इतना बड़ा साइज है, 3 बिलियन बेस पेयर लिखे हुए हैं, तो इट मीन्स कि आपको उसके लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए। जो डेटा आया जनरेटेड can be possible to store in supercomputers. ये सुपर कंप्यूटर्स में स्टोर किए गए हैं ना। इसके लिए हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस बनाई गई, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस ये बनाई गई है ना, सो दैट आप डेटा को स्टोर कर सके, डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइव अगर करना पड़े आपको, रिट्राइवल पॉसिबल हो सके, और फिर आप उसकी एनालिसिस भी कर सकें। ये जिस सिस्टम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की खुलने में ही जो है वो
एक हफ्ता लगा देता, गोल गोल घूमता रहता और कुछ नहीं होता, क्योंकि जितनी बड़ी फाइल है वो इस सिस्टम पे सपोर्ट ही नहीं करेगी। तो आपको सुपर कंप्यूटर चाहिए जो विद इन सेकेंड उस फाइल को ओपन कर सके, ओपन करने के बाद सारे पेज एक साथ खुल जाएं और आप उस पूरे डेटा को रिट्राइव कर सकें और उसकी एनालिसिस कर सकें। ये ये सब काम जिस ब्रांच में किया जाता है वहां से एक नई ब्रांच की बर्थ हुई, एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स वो ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की जिसमें आप डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल के बारे में पढ़ते हैं। वो डेटा जो बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल डेटा क्या हो सकता है? या तो डीएनए का सीक्वेंस जो आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है आरएनए का सीक्वेंस हो जो सिलेबस में नहीं है, माइट बी कि अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस हो किसी भी प्रोटीन में, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। डेटा हमारे लिए यही होता है। बायोलॉजी में डेटा का मतलब है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की सीक्वेंसिंग। तो जो लोग इस पे काम करते हैं वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूजी या पीजी करते हैं अपना। उनका काम केवल यही है कि भाई इस वाली प्रोटीन का सीक्वेंस पता कर दो। वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का स्पेशलिस्ट होगा, कंप्यूटर पे बैठ के सॉफ्टवेयर को यूज करके वो सारा काम करके देगा, और उस प्रोटीन में कौन सा अमाइनो एसिड किसके बाद आएगा ये रिट्राइव करके आपको दे देगा। ऐसे किसी का डीएनए रीड करना है, किसी का आरएनए रीड करना है, मैसेंजर आरएनए को करना है, सारा काम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आता है। इसको आप जीनोमिक्स बोलते हैं। अगर जीनोम में आ रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा? जीनोमिक्स। और अगर प्रोटीन के लिए आता है तो प्रोटियोमिक्स कहते हैं। ये डीएनए, आरएनए, आरएनए एज ए जीनोम केवल वायरस में है, आप जानते ही हैं। और ये प्रोटीन की सीक्वेंसिंग है। जेएनयू में जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स का पीजी कराया जाता है, एमएससी इन जीनोमिक्स। तो वो लोग केवल यही सीखते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू डीएनए आरएनए के सीक्वेंस को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे रिट्राइव किया जाता है, कैसे एनालिसिस की जाती है, लाइक दिस। तो ये एक ओवरऑल आइडिया हो गया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, 13 साल लग गए, क्या पॉसिबल यूज हो पाएगा उसका, कहाँ लिखा जाएगा, कहाँ स्टोर करोगे, कितनी कॉस्ट उसमें आएगी, कौन कौन से कंट्री इन्वॉल्व थे, ये सारी बातें हैं। अब बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेन एम क्या थे, गोल क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। गोल्स ऑफ HGP। एक आइडिया होता है साइंटिस्ट को कि हम मान के चल रहे हैं कि इसमें इतने जीन तो होंगे लगभग। जब आप कर लोगे सीक्वेंसिंग तो आपको एग्जैक्टली पता चल ही जाएगा कि एक कम या एक ज्यादा। इन एनी केस पहला रूल तो यही आया कि इसमें टोटल जीन कितने हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हमारी बॉडी में 25,000 जीन है। इनका आइडेंटिफिकेशन करना, ये कौन कौन से जीन है। 25,000 अप्रोक्सीमेटली जीन हमारी बॉडी में होते हैं। तो पहला काम ये है कि इन सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, इन जीन का सीक्वेंस पता करना, है ना, डिटरमाइन या डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर। हमारे जो 3 बिलियन बेस पेयर हैं उनका सीक्वेंस ए से लेके, और लास्ट में जेड, जेड तो आएगा नहीं बट ATGC में से जो भी आएगा फर्स्ट टू लास्ट, ये जो 3 बिलियन बेस पेयर है इनका सीक्वेंस पता करना। फिर तीसरी चीज, इस सीक्वेंस को डेटाबेस में स्टोर करना, स्टोर इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। डेटाबेसेस में इसको स्टोर करना, ये इंपॉर्टेंट। चौथा क्या आएगा? डेटा एनालिसिस के लिए जो टूल्स लगते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसको टाइम टू टाइम पे अपग्रेड करना, इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। ये भी इसी में आएगा। तीसरा, जो नॉलेज है वो इंडस्ट्री को ट्रांसफर करना, है ना, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर।
फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज। इसको नेक्स्ट, जब हमें पता चल जाएगा, मान लीजिए कोई जीन आपको पता चल गया कि ये जीन ये काम करती है, तो आप जेनेटिक काउंसलर की हेल्प से उस जीन के साथ छेड़खानी भी कर सकते हो। मान लीजिए जैसे हमारी बॉडी में डिस्ट्रोफिन जीन होता है, बॉडी का सबसे बड़ा जीन है, अभी हम पढ़ेंगे। वो हमारी बॉडी में जो है वो लेग मसल्स के लिए, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को गवर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर उस जीन को ओवर एक्सप्रेस करा दिया जाए तो जो पैरों की मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। अब आपने ये काम करा के एथलीट बनने के लिए ट्राई किया, तो ऑब्वियस है कि आप थकोगे नहीं, आप में स्ट्रेंथ औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो ऐसा ना हो, तो इस काम को इलीगल बोला गया कि ये एथिकल नहीं है। आप कहें कि ह्यूमन की हाइट बढ़ानी है, ह्यूमन की हाइट की जीन हमें पता है, आप उस जीन को ओवर एक्सप्रेस करके ह्यूमन की हाइट बढ़ा सकते हो। हाइट तो बढ़ा लोगे, लेकिन हाइट अपने लिए बढ़ा दी, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप ये कहें कि हाइट को बढ़ा के आप कोई ऐसा काम उससे करवाएंगे जिससे वो औरों से बेनिफिट ले ले, वो इलीगल हो जाएगा। ऐसे आई का कलर किसी को नहीं पसंद आ रहा, ब्लू कलर की आई, ब्लैक कराना है, जीन चेंज करके ब्लैक हो जाएगा। हेयर के कलर, करली हेयर की जगह स्ट्रेट हेयर कराने, मैनेजेबल है, हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लें जो सोसाइटी अप्रूव ना करती हो। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसी चीज़ों को भी देखना जो एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज में आते हैं। ELSI, ये पूछा गया नीट में, व्हाट इज ELSI? ELSI क्या है? एथिकल, लीगल, सकते। आप ये कहें कि किसी भी पर्सन की हाइट हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल करा लेंगे, मसल्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथफुल बना देंगे, नहीं कर सकते। आप एक ब्लैक पॉपुलेशन क्रिएट कर दोगे, रेसिज्म नहीं क्रिएट कर सकते हैं आप, सोशल इश्यूज नहीं ला सकते हैं आप, है ना? तो इन सब बातों को गवर्न करना भी HGP के गोल्स में आता है। और लास्ट में, जैसे मैंने आपको बोला कि जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमन तो नहीं है बट ह्यूमन की बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए इनका जीनोम पता होना चाहिए। तो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की भी जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है। इनका भी ह्यूमन, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, वैसे इसी प्रोजेक्ट में नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की भी जीनोम सीक्वेंसिंग करानी पड़ी। अब इसमें कौन कौन से लेने हैं? एक प्रोकैरियोट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल कोलाई, तो आपको प्रोकैरियोट के बारे में पता चल गया। एक यूकैरियोट सिंगल सेल का ले लीजिए, तो आपने ईस्ट ले लिया, आइडियल ऑर्गेनिज्म है। फिर इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको लगता है कि एनिमल किंगडम के हिसाब से अगर हमें एक नेमाटोड चाहिए, तो आपकी बुक में एक नेमाटोड का नाम दे रखा है, दैट नेमाटोड इज सीनो रैप्टिडिस। सीनोरैप्टिडिस एलिगेंस, ये एक फ्री लिविंग नेमाटोड है, तो इसका सीक्वेंस भी कर लिया गया जीनोम। ऐसे ही एक इंसेक्ट लेना है, इंसेक्ट में आप समझ ही जाएंगे, ड्रोसोफिला से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को सीक्वेंस कर लिया। एक डाइकॉट का प्लांट लेना है, तो डाइकॉट में जो प्लांट लिया गया वो है अरेबिडोप्सिस, अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ये मस्टर्ड की फैमिली का ही प्लांट है, आइडियल डाइकॉट को रिप्रेजेंट करता है। एक मोनोकॉट का प्लांट ले लिया, तो मोनोकॉट में कौन सा लेना है? मोनोकॉट में आप ले लीजिए ओराइजा सटाइवा, राइस का जो प्लांट है ओराइजा सटाइवा, पैडी, धान या चावल कुछ भी, तो ये मोनोकॉट में प्लांट ले लिया। तो इन सब का भी सीक्वेंस किया गया सो दैट कि हम ह्यूमन की बायोलॉजी को समझ पाए। तो ये सब नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, सीक्वेंस इनका भी किया गया, इसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया गया। आप मान लीजिए ये कहें कि मैं एक बाइक को डिजाइन करूंगा, एक बाइक बनाऊंगा, तो बाइक बनाने की ये कॉस्ट है। बाइक बनाने की तो कॉस्ट आ गई, समझ लिया आपने, बाइक के इंजन की कॉस्ट आपने निकाल ली। इंजन को चला के देखोगे ना, तो इंजन को आप चला के देखोगे तो चलाने के लिए तो आपको फ्यूल चाहिए,
क्या वो फ्यूल आपने उस कॉस्ट में जोड़ा था? नहीं जोड़ा। तो यानी कि आपने मिसिंग की है। बाइक बना के क्या कर लोगे? जब आप बाइक को चला के नहीं देख पाओगे तो बाइक को बना के क्या करेंगे? तो आपको वो फ्यूल की कॉस्ट ऐड करनी थी, और आपको उसके लिए फ्यूल चाहिए था। बिना फ्यूल के आप बाइक चला के कैसे टेस्ट करोगे? तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें और भी ऐड होती हैं। नाम का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसमें बाकी लोगों का भी कंट्रीब्यूशन, बाकी ऑर्गेनिज्म को भी इसमें ऐड किया गया। क्लियर? अब इसके बाद आता है कि ये काम कैसे किया गया होगा, मैथडोलॉजी। मेथड क्या है? अब ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि मैथडोलॉजी कैसे, ह्यूमन जीनोम की स्टडी करी कैसे गई होगी। तो इसमें बस आपको ये टेक्निक के नाम याद रखने हैं। पहली टेक्निक का नाम क्या है? STS। इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस टैग्ड साइट। STS। ये डीएनए में होता है। इसी डीएनए से जब आप इसका mRNA बनाओगे, मतलब मैसेंजर आरएनए बनाओगे, तो इसका नाम बदल जाएगा। ये बन जाएगा EST। EST क्या हो गया? डीएनए का एक्सप्रेशन हो गया, तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। एक ही चीज है, आप चाहे आरएनए में स्टडी कर लो या डीएनए में कर लो। आरएनए डीएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ चुके हैं। तो जब यही STS को आप ट्रांसक्रिप्शन के बाद स्टडी करोगे तो उसका मतलब वो EST हो जाएगा, और कुछ नहीं। ये है क्या? ये एक ऐसा डीएनए का सेगमेंट है, हम डीएनए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इट्स अ शॉर्ट डीएनए सेगमेंट जिसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता है, और पूरे जीनोम में ये केवल एक बार आता है ना? दैट कम्स ओनली वंस इन ए जीनोम, एंड हुज एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन इज नोन। पूरे जीनोम में ये कहाँ प्रेजेंट है, और पूरे जीनोम में ये एक ही जगह पे प्रेजेंट होगा। ऐसा डीएनए का सेगमेंट STS कहलाता है। इसी का जब आप mRNA बना दोगे तो वो EST बन जाएगा, है ना? क्यों ये किया? क्योंकि जब अलग अलग कंट्री को ह्यूमन जीनोम दिया गया तो सब लोग एक ही जगह से सीक्वेंसिंग करना शुरू करें। ये ना हो कि मैं ये वाला क्रोमोसोम करूंगा, मुझे ये अच्छा लग रहा है, तुम वो वाला कर लो, तुम्हें वो पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक ही जगह से शुरू करना है। दैट वन पॉइंट इज STS, जो ह्यूमन जीनोम में एक ही बार आएगा, और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन एंड ऑर्डर ऑफ बेसिस या नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है, दैट ऑलरेडी इज नोन। तो ये बात हो गई। अब क्रोमोसोम नंबर 1 बहुत बड़ा है हमारी बॉडी में, तो ये एक बार में पूरा सीक्वेंस नहीं हो सकता, इसके टुकड़े कर दिए गए। अब टुकड़े करके सीक्वेंस तो कर लिया, इजी था, लेकिन टुकड़े करके जब जोड़ने की बात आई तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जैसे मान लीजिए, मैं आपको उसको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। आपने क्या किया, ये एक क्रोमोसोम है ना? आपने इस क्रोमोसोम के टुकड़े कर दिए। ये इस क्रोमोसोम पे 4 जीन है ABCD, आपने इसके टुकड़े कर दिए। अब ABCD के आप जब जुड़ के, क्योंकि हमें तो पूरे एक क्रोमोसोम के जीन पता करने हैं ना। आपने A पे देख लिया कि 25 जीन है, B पे देख लिया 10 जीन है, C पे देख लिया आपने 32 जीन है, D पे आपने कहा कि 16 जीन है। अब जब इनको आप जोड़ोगे तो इनको जोड़ने में इनका सीक्वेंस ABCD भी हो सकता है, ABDC भी हो सकता है, ABC, इसको ऐसे लिखोगे, ACBD भी हो सकता है, ACDB भी हो सकता है। फिर इसका क्या हो सकता है, CABD भी हो सकता है, CADB भी हो सकता है, CBAD भी हो सकता है, CBDA भी हो सकता है, और भी मान लो आप। यानी कि जब जोड़ोगे आप, तो आपको कैसे पता कि कौन किसके बाद आ रहा है? कि तो मैंने लिख दिया A के बाद B है, B के बाद C है, C के बाद D है। हमें क्या करना होगा, हम क्रोमोसोम को तोड़ के उनके सेगमेंट को सीक्वेंस कर लेंगे, उसके बाद उन्हें सॉफ्टवेयर से जोड़ेंगे। हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जैसे मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, कि किसी चीज के कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं,
तो आप सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई करोगे यूजिंग द सॉफ्टवेयर, और फिर हर बार आप क्या करोगे, हेल्दी पर्सन के क्रोमोसोम के साथ मैच करोगे। जहां पे 100% मैच कर जाएगा, यानी वो कॉम्बिनेशन आपका हेल्दी पर्सन के जैसा हो गया, वही सीक्वेंस आपका वैलिड कंसिडर किया जाएगा। अब इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ा, क्योंकि मैथमेटिक्स का काम था ना, बायो में था, किया गया। इस टेक्निक को नाम दिया गया सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन, इसमें आप क्या करोगे, सारे सेगमेंट्स का आप सीक्वेंस पता करोगे और उनको फिर आप स्पेसिफिक सीक्वेंस में लेके आओगे, है ना। इसका काम ही है, सीक्वेंस एनोटेशन का काम क्या है, लीनियर सीक्वेंस पता करना ऑन ए स्पेसिफिक क्रोमोसोम। इसको सीक्वेंस एनोटेशन का नाम दिया गया। अब ये चीज भी पता करने का तरीका, इसके लिए भी ये सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा, फिर वही बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे गए, बनाओ, जरूरत पड़ती जा रही है तो बनाते चले जाओ, है ना। ये कॉम्प्लिकेटेड है। अगर सेगमेंट एक टाइम से बहुत छोटा हो गया तो फिर उसको वही करना है, उसको सीक्वेंस पता करने के लिए जो आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में टेक्निक यूज की, सेम आरएफएलपी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। आपको एक पीसीआर की जरूरत पड़ेगी, आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जरूरत पड़ेगी, और छोटा जीन होगा तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए आपको क्लोनिंग वेक्टर भी चाहिए। वेक्टर ऑलरेडी आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। तो वी ऑल्सो रिक्वायर्ड, हमें क्लोनिंग वेक्टर्स भी चाहिए। सर स्क्रीन चली गई। हाँ जस्ट ए मिनट बेटा, मैं अभी कर रहा हूँ, वो मेरे से ही गलती से हो गया था एक्चुअली। तो हमें क्लोनिंग वेक्टर्स चाहिए। क्लोनिंग वेक्टर्स कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल बनाए गए, बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बीएसी, हो सकता है आपने पढ़ा हो, और ईस्ट का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यैक। तो बैक और यैक भी बनाए गए और फिर इनकी हेल्प भी ली गई किसी को क्लोन करने में, है ना। ये सब मेथडोलॉजी है। एसटीएस, या इसको एमआरएनए के नाम से ईएसटी बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन, आरएफएलपी, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और क्लोनिंग वेक्टर में बैक और यैक। अब ये काम किया कैसे गया होगा, अपने आप मैनुअली तो करेंगे नहीं, फिर इसके लिए फिर एक अपरेटस डिजाइन किया गया। हमने ऑटोमेटेड, अपने आप चलने वाले ऑटोमेटेड हमने डीएनए सीक्वेंसर्स बनाए। ऐसे अपरेटस बनाए कि उसमें अगर हम डीएनए का सैंपल लोड कर दें तो अपने आप वो सीक्वेंसिंग करके हमें उसका रिजल्ट दे देगा, सॉफ्ट कॉपी में प्रिंट आउट निकाल के अपने आप रख लीजिए। तो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स भी बनाए गए। अब इसका आइडिया कहाँ से लिया गया, इसका आइडिया लिया गया फ्रेडरिक सेंगर, ये एक साइंटिस्ट है, नोबेल लॉरेट है ना। एज पर माई नॉलेज ही इज द नोबेल लॉरेट जिन्हें एक ही फील्ड में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, फ्रेडरिक सेंगर। एक इंसुलिन का सीक्वेंस पता करने के लिए, और एक जो आप पढ़ रहे हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग के लिए पता करने के लिए। इन्होंने एक एपरेटस बनाया था जो अमाइनो एसिड सीक्वेंसर कहलाता है, कि आप प्रोटीन को लोड कर दो तो उस प्रोटीन में जितने अमाइनो एसिड्स हैं उनका सीक्वेंस पता कर दिया जाएगा। जिस आइडिया को लेके इन्होंने ये अपरेटस डिजाइन किया था, इसी आइडिया को अडॉप्ट करके हमने डीएनए का सीक्वेंसर डेवलप किया, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स बनाए यूजिंग द आइडिया ऑफ फ्रेडरिक सेंकर, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अमाइनो एसिड सीक्वेंसर्स बना रखे थे, तो वो भी हमने कर लिया। देन फिर इसके बाद वही कि जब आप सीक्वेंस को मार लोगे, मान लीजिए बहुत सारे फ्रैगमेंट हैं, हर फ्रैगमेंट का आपने सीक्वेंस निकाल लिया, सीक्वेंसिंग कर ली। अब क्या करना होगा, इनको अलाइनमेंट करना होगा। इनका जो अलाइनमेंट है वही सबसे मुश्किल काम है। अब ये अलाइनमेंट कैसे करोगे आप, ये अलाइनमेंट करने के लिए फिर आपको वही टेक्निक चाहिए, आप ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मैंने बोला ना कि एक एक क्रोमोसोम पे 4 जीन है ABCD, तो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत आसानी से निकाल लिया,
बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक क्रोमोसोम पे 2000 जीन है और उस एक क्रोमोसोम के 25-30 टुकड़े कर दिए गए, अब आप सारे टुकड़ों को लाइन से अरेंज करो, तो कैसे करोगे? तो ह्यूमनली ये नॉट पॉसिबल, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। सो वही सॉफ्टवेयर आपका सीक्वेंस एनोटेशन है, इसको सीक्वेंस एनोटेशन में लेके गए, जिससे आप जीन के अलाइनमेंट कौन किसके बाद आएगा ये आप पता करोगे, है ना। ये स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम। इसको बनाया गया पहले, फिर यूज किया गया, किसी ने बना के नहीं दिया था, ये भी ह्यूमन जीनोम में जरूरत पड़ी तो बनाया गया, और फिर इनका ये अलाइनमेंट किया गया। अलाइनमेंट करने के बाद पहला रिजल्ट आया, और फर्स्ट रिजल्ट कब आया? ये आया मई 2006, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 1 का कंप्लीट मैप बनाया गया। क्रोमोसोम नंबर 1 का एक कंप्लीट मैप बनाया गया मई 2000। ठीक है, पूरे 24 क्रोमोसोम में ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, इसीलिए सबसे लास्ट में मैप किया। ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि 2003 में प्रोजेक्ट पूरा हो गया, है ना। जैसे आपका मैंने एग्जाम ले लिया तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया आपका काम खत्म, आपके एग्जाम हो चुके हैं, बट एग्जाम की कॉपी चेक करके रिजल्ट कब आएगा हमें नहीं पता, आता रहेगा। एग्जाम कंप्लीट लेने का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट के हिसाब से सेशन खत्म हो गया। तो ऐसे यहाँ भी किया गया, थोड़ी बहुत तो रहता ही है चालाकी। तो क्रोमोसोम नंबर बहुत बड़ा था तो उसका ड्राफ्ट बना के दे दिया कि इन सेगमेंट के ये जीन है, ये सीक्वेंस है, बट कौन सा सेगमेंट किसके बाद आएगा ये करते करते 3 साल और लग गए, क्योंकि सबसे बड़ा क्रोमोसोम था। तो 2006 में जाके पूरा हुआ, लेकिन ऑफिशियली यही डिक्लेयर किया गया कि 13 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो गया, 1990 से लेके 2003 तक। सर अलाइनमेंट्स में क्या लिखा है? सीक्वेंस एनोटेशन, वही जो आपने पीछे टेक्निक का नाम लिखा है, सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, तो ये सब आप कह सकते हो कि ये मेथडोलॉजी का है सारा काम, है ना। इसके बाद ये सब करने के बाद जो सेलिएंट फीचर्स थे उन पे आते हैं। what are the salient features of human genome project? करने के बाद HGP में क्या क्या मिला? अभी तक जो हम मान के चल रहे थे कि हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन है, और प्रोजेक्ट में ये पहले कह दिया गया था कि हमें एक एक न्यूक्लियोटाइड का नाम पता चाहिए, तो अब एग्जैक्ट नंबर आ गया हमारी बॉडी में एग्जैक्टली कितने, 3.1647 बिलियन बेस पेयर। जो 3 बिलियन आप लिख रहे थे अब उसका एग्जैक्ट डेटा कितना हो गया, 3.1647 बिलियन बेस पेयर हमारी बॉडी में होते हैं। हमारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे डीएनए में है वो इतने होते हैं। जीन का नंबर जैसे सोचा था वैसे ही निकला, वी हैव अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स, उतना ही निकल आया। अब अगर आप यहां से एवरेज जीन की कॉस्ट निकालो, एवरेज जीन का साइज, सॉरी, एवरेज जीन का साइज निकालोगे तो डिवाइड करके कितना निकलेगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली 3,000 बेसेस आ जाएगा। अगर टोटल 3 बिलियन बेस पेयर हैं और टोटल 25,000 जीन है तो डिवाइड करके ऑन एन एवरेज 3,000 बेस का एक जीन आना चाहिए। लेकिन ये सही नहीं है, ये तो एवरेज निकाला आपने डिवाइड करके, बट दिस इज नॉट ट्रू। ट्रू क्या है,
हमारी बॉडी का जो स्मॉलेस्ट जीन है, आपको मैंने पिछले चैप्टर में कराया था, ये टीडीएफ है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये जस्ट 14 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, ये केवल 14 बेसिस का है। टीडीएफ, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जिससे ह्यूमन मेल में टेस्टिस बनते। और ऐसे जो लार्जेस्ट जीन हमारी बॉडी का है वो डिस्ट्रॉफिन है, ये भी मैंने आपको पिछले चैप्टर में कराया था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अगर ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर में याद है तो। डिस्ट्रॉफिन जीन ये हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट है। इसमें कितने, इसमें लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्टली 2.4 मिलियन बेसिस हैं। 2.4 इंटू 10⁶ बेस हैं इसमें। तो एवरेज 3000 बेस है जीन का साइज, बट नॉट ट्रू। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो आपकी बुक में दे रखे वो आपको यहाँ पे लेके आने हैं। ठीक, अब जो लाइन हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में लिखी थी कि 99.9% जीनोम सबका सेम है। नाइन्टी 99.9% जीनोम क्या है, वो सबका सेम आएगा। यानी जो डिफरेंस है वो किसका है, केवल 0.1% का। मेरा जीनोम आपके जीनोम से केवल 0.1% डिफर करता है, और कुछ डिफर नहीं करता है। जितने भी जीन हमारी बॉडी में है, लाइक ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, इसमें से 50% के फंक्शन हमें पता ही नहीं है ना। 50% जीन आर ऑफ अननोन फंक्शन। उनका क्या काम है ह्यूमन बॉडी में, कुछ नहीं पता, ये खाली प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं, नीट में पूछा गया, जेनेटिक लोड। ये हमारे जीन्स पे खाली वजन है और कुछ नहीं। एक लोड डाल रखा है हमने जीनोम पे, क्योंकि सबसे एडवांस है। इवोल्यूशन में कहीं पे भी कोई भी चीज हटी नहीं है, ऐड जरूर हुई है। जैसे इवोल्यूशन में आप पढ़ते हो कि जरूरत के हिसाब से जीन बदलते गए, तो बदलने में पुराने डिलीट कहीं नहीं हुए, हमेशा ऐड होते गए। तो यानी हमारे पास कुछ ऐसे भी जीन हैं जो लाखों करोड़ों साल पहले कभी हुआ करते थे, आज उनका कोई यूज नहीं है, बट हम कैरी करते आ रहे हैं। और जिनका यूज है वो हमारी बॉडी में बनते चले गए। तो हमारे पास 50% जीन ऐसे हैं जो हमारा जेनेटिक लोड कहलाता है, दैट इज अननोन फंक्शन, उनका कोई काम हमें पता ही नहीं है। अब बाकी के 50% में केवल हार्डली लेस देन 2% ऐसा है जो हमारे स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, जो स्ट्रक्चरल जीन है, जिनके लिए आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ा। लेस देन 2% जीन्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करते हैं। जो हमारी शक्ल सूरत के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो 2%। 48% हमारी बैक में रेगुलेशन का काम करते हैं, और 50% ऐसे हैं जिनका कोई भी फंक्शन हमें नहीं पता है। ये ह्यूमन जीनोम से कैलकुलेट किया गया है ना। हमारी बॉडी में रिपीटेटिव सीक्वेंस बहुत सारा है, अभी आप ऑलरेडी पढ़ी चुके हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। सो वी हैव लार्ज पोर्शन ऑफ रेपिटेटिव डीएनए। हमारी बॉडी में रेपिटेशन वाला डीएनए बहुत सारा है। वाई क्रोमोसोम, टीलोमियर, सेंट्रोमियर, हेट्रोक्रोमेटिन, इन सब जगह पे ये रेपिटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है। अभी हमारी बॉडी में काम का नहीं होता, अभी हम ऑलरेडी जैसे पढ़ ही चुके हैं कि ये इंट्रॉन का पोर्शन है, ये हमारे काम का नहीं है, बट हमें इवोल्यूशन में हेल्प करता है। इसी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो वैसे तो ये स्ट्रक्चरल नहीं है, हमारे काम का नहीं है, हमारे हमारे होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी बताने के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है, हमारे एवोल्यूशन में ये जरूर इंपॉर्टेंट है। बॉडी में सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा है, क्रोमोसोम नंबर 1, जिसमें सबसे ज्यादा जीन है, 2968 जीन है। और क्रोमोसोम जो वाई है, ये बॉडी का सबसे छोटा है, इसमें 231 जीन है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जीन्स। हमारी पूरी बॉडी में 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी हैं जहां पे मेरा और आपका डीएनए केवल एक न्यूक्लियोटाइड से डिफर करता होगा। सिंगल बेस डिफरेंस है, इसको ही बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एसएनपी, सिंगल
न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो मेरा और आपका डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड से केवल डिफर करे, ऐसी 1.4 मिलियन लोकेशन हमारे डीएनए में टोटल होंगी। इसको स्निप्स भी कह देते हैं। ठीक, तो ये हो गए सेलिएंट फीचर्स। अब इसके बाद बुक में लास्ट में ये जरूर दिया है कि कुछ फ्यूचर चैलेंजेस भी हैं, इस बात को एप्लीकेशन में भी ले जा सकते हो, तो वो आप बुक से पढ़ सकते हो। उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आने वाले टाइम पे मतलब इस इंफॉर्मेशन का हम क्या क्या यूज कर पाएंगे। तो अगर हम उस बात पे जाएं तो यूज हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे जो एक नाम आपको बुकलेट में मिलेगा, फ्रांसिस कोलिंस का, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। इन्होंने फ्यूचर चैलेंजेस में ये कहा कि अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाएगा तो हम आने वाले 10 साल, 20 साल और 30 साल में ऐसा कुछ सोच सकते हैं, ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं, इस पे कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे जब आप बुक से पढ़ोगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा। हमारी पास कम से कम 12 से ज्यादा डिजीजेस ऐसी हैं जिनका कोई क्योर नहीं है हमारे पास, नॉन क्योरेबल डिजीज है। एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना। एंथ्रेक्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एनिमल में है हालांकि। तो वी हैव सो मेनी डिजीजेस जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो प्रोबेबली हम जीनोम की स्टडी करके क्या कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट डिस्कवर कर सकते हैं। प्रोबेबली, क्योंकि फ्यूचर है, करके देखेंगे, कुछ समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट अगर हम उनका ट्रीटमेंट ना डिस्कवर कर पाए तो कम से कम प्रिवेंटिव मेजर तो पता कर ही लेंगे कि ये जो 12 डिजीज हैं ये कौन से लोगों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कम से कम उन लोगों को अवेयर कराया जा सकता है कि भाई आप में ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं, आपको इस तरीके से अपना ख्याल रखना है। तो एटलीस्ट डजन ऑफ कॉमन डिजीजेस हैं जिनका प्रिवेंटिव मेजर एडवांस में लिया जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट, जिस ये रिसर्च आर्टिकल था जब ये 2003 में पूरा पब्लिश हो गया था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाला था डिजाइनर बेबीज का कॉन्सेप्ट। डिजाइनर बेबीज का मतलब क्या है कि एक कपल है, वो एक जेनेटिक काउंसलर के पास गया और उसने कहा कि मुझे अपने बच्चे के बाल करली चाहिए, उसकी आईज का कलर मुझे ब्लू चाहिए, उसकी स्किन का कलर मुझे फेयर चाहिए। तो जो जेनेटिक काउंसलर है वो स्पर्म और एग के डीएनए में चेंजेस करके एक ऐसा जाइगोट बनाएगा जिससे बनने वाला बेबी जैसी रिक्वायरमेंट कही गई थी वैसा होगा। आई का कलर चेंज हो जाएगा, आई के कलर का जीन पता है, आप ब्लैक चाहते हैं ब्लैक करवा लीजिए, ब्लू चाहते हैं ब्लू करवा लीजिए, ब्राउन चाहते हैं ब्राउन करवा लीजिए। कोई परेशान हो गया यार कि इसके बाल कर लिए हैं, कर लिए हैं, कर लिए हैं, माँ बाप दोनों के कर लिए हैं, करली हेयर डोमिनेंट करेक्टर होता है, आने के चांसेस जनरेशन में ज्यादा हैं। परेशान हो गया, वो जेनेटिक काउंसलर के पास गया कि नहीं यार मुझे किसी भी हालत में करली हेयर नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, करली हेयर के जीन को सप्रेस कर दो तो अपने आप स्ट्रेट हेयर हो जाएंगे, आने वाली जनरेशन में हेयर कर्ल की जगह स्ट्रेट कर जाएंगे। ऐसे बाकी चीजें भी। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डिजाइनर बेबीज का, कि प्री इम्प्लांटेशन, इससे पहले कि जो एम्ब्रियो यूटेरस में इम्प्लांट हो, आप उसके डीएनए में चेंजेस अगर कर दोगे तो बनने वाला बेबी वैसा होगा जैसे चेंजेस आपने उसमें इम्प्लीमेंट किए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आता है डिजाइनर ड्रग्स का, कि जैसे अभी तो आपने पैरासीटामोल लिया, अब आप कहते हैं कि यार जो जेनेरिक मेडिसिन है वो तो मेरी बॉडी में असर ही नहीं करती, और सिप्ला की पैरासीटामोल है, मैनकाइंड की है तो असर कर जाती है। अब सॉल्ट तो दोनों का एक ऐसा है, क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से कि आप जेनेरिक मेडिसिन लो या फिर किसी ब्रांडेड कंपनी की लो, फर्क कुछ ना कुछ तो होता ही होगा केमिस्ट्री का। ऐसा तो है नहीं, वरना एक 2 रुपए की मिलती है और एक 22 रुपए की मिलती है, कोई फर्क तो कुछ ना कुछ तो होगा। और फिर इनका असर भी है। आने वाले टाइम पे क्या होगा, आप अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बार कोड किसी साइंटिस्ट को या किसी डॉक्टर को दोगे जो दूर कहीं विदेश में भी बैठा है, वो आपके बार कोड को रीड करेगा, वो पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आपके बार कोड के हिसाब से चेंज कर देगा। ड्रग वही रहेगी, चेंज क्या होगा एज पर केमिस्ट्री सोच के देखो, तो लेफ्ट और राइट आइसोमेरिज्म के हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम आएगा, लेकिन कोई ग्रुप लेफ्ट में है तो कोई राइट में हो जाएगा, कोई एल कॉन्फ़िगरेशन का होगा, कोई डी कॉन्फ़िगरेशन का होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से। और इस बात का फर्क पड़ता है कि ड्रग की डिजाइनिंग करने से उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, उसके साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं।
तो ड्रग डिजाइनिंग का भी कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा पॉपुलर है, जो आने वाले टाइम पे हो सकता है। और कोई भी पेशेंट दूर दुनिया में कोई डॉक्टर बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, उससे भी कंसल्ट करना चाहे तो अपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या ह्यूमन जीनोम का बारकोड देके अपने लिए वो डिजाइन की हुई ड्रग ले सकता है। केमिस्ट की शॉप पे जाएगा और जो ड्रग डिजाइन की गई है वो ले लेगा और रिजल्ट आपको जो है वो मिल जाएगा। ऐसी डिजीज जिनका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है, लाइक कैंसर है, कैंसर वैसे ला इलाज है, लेकिन अगर ट्यूमर बन गया तो ठीक है भाई, आपने सर्जरी कर दी, सेल्स को सप्रेस करना है, रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी कर दी, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा था, इम्यूनोथेरेपी कर दी। शिजोफ्रीनिया है, ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। इवन कोविड का भी ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टोमेटिक है, जैसे सिम्टम आएंगे वैसी ड्रग ले लो, क्योंकि कोई और दवाई है नहीं कोविड की। तो जिन ड्रग्स का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उनके लिए भी ह्यूमन जीनोम वर्क कर सकता है, क्योंकि सिम्टम सबकी बॉडी के अलग अलग होते हैं। अगर दो लोगों को डायरिया हुआ तो डायरिया की फ्रीक्वेंसी और डायरिया में लॉस ऑफ ब्लड एंड सॉल्ट्स, लॉस ऑफ ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सॉल्ट सबका अलग अलग आएगा। ऐसा नहीं होता कि अगर मुझे वॉमिटिंग हुई है तो मेरी भी 10 ml वॉमिटिंग होगी और आपकी भी 10 ml ही होगी। दोनों में जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है वो अलग अलग होगा, और उसमें सॉल्ट NaCl कितना है वो अलग अलग होगा। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का रोल हो सकता है। जीन थेरेपी आपने बायोटेक में पढ़ा होगा। जीन थेरेपी के लिए आप जेनेटिक बेस्ड हेल्थ केयर जो होती है, आप जीन को ही चेंज कर दो, है ना। आपको ADA के बारे में पढ़ाया गया होगा, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, उसका आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में, वो जीन थेरेपी में दे रखा है। या RNA साइलेंसिंग एक टेक्निक है, उसको यूज करके आप किसी भी डिजीज को सप्रेस कर सकते हो। वो डिजीज का जीन भी होगा, लेकिन वो डिजीज किसी भी इंडिविजुअल को पूरी लाइफ में कभी नहीं होगी, वो भी किया जा सकता है। और ओवरऑल एक लाइन दी गई कि ऐसा सब करके आप एवरेज लाइफ स्पैन जो ह्यूमन का है अभी 58 ईयर है, उसको आप 90 ईयर तक ले जा सकते हो, यानी 1.5 गुना लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हिसाब से जो सोचा जा रहा है वो आने वाले सालों में इम्प्लीमेंट हो पाया तो। बस ये सब फ्यूचर चैलेंजेस में दे रखा है ना। हाँ बेटा। ये लास्ट में जो लिखा है स्निप, स्निप प्रोनाउंसिएशन में है, SNP की जगह स्निप्स बोल दिया जाता है। न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फ आई लगा दिया जाता है बस सिर्फ पढ़ने के लिए, जैसे रैपिड कर दिया ऐसे स्निप्स कर दिया। सर हाँ बेटा। सर डाउट। हाँ बोलो। सर अगर सर हम प्रो कैसे सिलेक्ट करते हैं? प्रोकैरियोट सर अगर कंसीडर हमने करते हैं। सर प्रोब्स हाँ प्रोब्स कंसीडर करते हैं। सर अगर हमने ऐसा प्रोब सिलेक्ट करा जो किसी एंटीआर से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो फिर उसका सीक्वेंस हमें पता ही नहीं चल पाएगा। हाँ उसका नहीं पता चलेगा। हमारी बॉडी में जितने भी सीक्वेंसेस हैं रेपिटेटिव DNA के, वो ह्यूमन जीनोम ने ऑलरेडी हमें पता करके दे दिए, हमने सबके प्रोब बना लिए। ऐसा कोई है ही नहीं रेपिटेटिव DNA जिसका प्रोब हमारे पास अभी नहीं है। तो अब जब DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाएगी तो हमारे पास नोन प्रोब्स ऑलरेडी हैं, हम उनसे हाइब्रिड कॉम्बिनेशन बना के उससे सीक्वेंस पता कर सकते हैं। सीक्वेंस पता करने का रोल यहीं पे सर आएगा जहाँ पे स्नाइडर मैंने आपको। पेपर सारे प्रोब्स डाल हाँ सारे डाले जाते हैं, प्रोब सारे डाले जाएंगे सोल्यूशन में। प्रोब के सोल्यूशन में बस वो कास्टिंग ट्रे को डिप कर दिया जाता है, फिर जिस प्रोब को रिएक्ट करना है बाइंड करना है बाइंड कर जाएगा, उस कास्टिंग ट्रे को पानी से वॉश कर दोगे तो जो एक्स्ट्रा प्रोब होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। जैसे ये वाला जो स्लाइड आपको दिख रही होगी, इसमें वो चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है केवल A और T को मैंने आगे पीछे किया तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम आएगा, दोनों का साइज सेम है, दोनों की बेस पेयर की लेंथ सेम है, दोनों GC रिच हैं, दोनों 4-4 बार आ रहे हैं, फिर भी सस्पेक्ट ये कह रहा है कि मैंने क्राइम नहीं किया, तो उसके पास भी एक वैलिड रीजन है। और वो वैलिड रीजन ये है कि उसका सीक्वेंस मेरे सीक्वेंस से मैच नहीं करता, ऑल दो नंबर मैच करता है, मॉलिक्यूलर वेट मैच करता है, रिपीट्स मैच करते हैं, बट सीक्वेंस मैच नहीं करता। इसलिए मेरे पास भी जो है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऑप्शन है। और ये सही है, किसी भी हद तक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसको डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज सीक्वेंसिंग तो बहुत वैलिड है। टोटल बेस पेयर तो 4 ही है ना, पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म में केवल 4 ही बेस पेयर तो हैं, बट फिर भी हम उनको अलग अलग किस बेस पे कर रहे हैं, सीक्वेंस के बेस पे भी कर सकते हो।
एक न्यूक्लियोटाइड बदलने से तो पूरा फ्रेम शिफ्ट पढ़ लिया था आपने, या पॉइंट म्यूटेशन पढ़ लिया था। तो एक न्यूक्लियोटाइड तो बहुत बड़ी चीज है ह्यूमन के लिए। बताओ और कुछ। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाएं। लास्ट यस ये थी। सर, इससे पीछे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आया है, और आज तक कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया, क्योंकि आप खुद ही समझ लोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, थ्योरेटिकल है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए थ्योरी किस फॉर्म में याद करनी है आपको। तो जो भी सेलियंट फीचर्स हैं या जो भी डेटाबेस इंफॉर्मेशन है वो नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आपको उसमें ना कुछ कम मिलेगा ना कुछ ज़्यादा मिलेगा, जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है उतना ही आपको इसमें पढ़ना है। ऐसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है, बस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल समझने वाली बात है कि एक ही चीज को इंट्रॉन भी बोला, उसी को हेट्रोक्रोमेटिन भी बोला, उसी को रेपिटेटिव भी बोला, फिर उसी को सैटेलाइट भी बोला, फिर माइक्रो और मिनी सैटेलाइट हो गए। मिनी सैटेलाइट को आपने वीएनटीआर बोला, उसको एक्सटेंड करके आरएफएलपी बोला, उधर माइक्रो सैटेलाइट जो है वो आपका आरएपीडी जाके बन गया। तो ये जितने भी मैंने टर्म्स बोले ये सारे टर्म्स ही इंपॉर्टेंट है। सर ये ह्यूमन जीनोम का बेसिस यही है ना, डीएनए हाँ, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ये दोनों का बेसिस है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। सर नॉर्मल लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत लो लेवल पे किया जाता है। किसका बेटा? नॉर्मल। मॉडल ऑर्गेनिज्म का। यस मॉडल ऑर्गेनिज्म तो सिर्फ समझने के लिए है ना, सर, समझने के लिए बस। जैसे हाँ। आप बता देना सीएमपीएम है तो उसका हम्म। कुछ होगा, तो जैसे हम जैसे लोग हैं तो उनका कैसे होगा? नहीं, मॉडल ऑर्गेनिज्म का केवल काम इसमें इतना है कि हमें इवोल्यूशन को स्टडी करना है। मान लीजिए आप ये कहते हैं कि आपको इवोल्यूशन का पता तो है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल से एक यूकैरियोटिक सेल बना, सिंगल सेल के बैक्टीरिया से सिंगल सेल का यूकैरियोट बना। तो उसमें मॉडल सिलेक्ट किया कि सिंगल सेल का प्रोकैरियोट फॉर एग्जांपल इकोलाई का सीक्वेंसिंग कर लो, और सिंगल सेल का यूकैरियोट यानी कि आप ईस्ट ले लो, सैक्रोमाइसिस। तो दोनों के सीक्वेंसिंग से आपको ये आइडिया लगेगा कि इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। फिर सिंगल सेल के यूकैरियोट से मान लेते हैं कि प्लांट और एनिमल्स बने, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं। प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट आपके कौन से हैं? डाइकॉट, मोनोकॉट। और एनिमल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? एक वर्टिब्रेट और एक इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में आप अपना कर ही रहे हो। इनवर्टिब्रेट में इंसेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी रिचेस्ट, और एनिमल जेनेटिक्स के हिसाब से भी ड्रोसोफिला इंपॉर्टेंट था, तो हमने ड्रोसोफिला को भी ले लिया। नेमाटोड को लेने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि हमारी बॉडी में मैक्सिमम डिजीज जो होती है वो या तो नेमाटोड से होती हैं या प्रोटोजोअन से होती हैं। प्रोटोजोअन सिंगल सेल का होगा यूकैरियोट, और सिंगल सेल के यूकैरियोट में ईस्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो प्रोटोजोअन्स को छोड़ दिया गया, नेमाटोड को कंसिडर कर लिया गया। आपको वो मूवी याद है, एक मूवी थी 2020, किसी ने देखा है? 2020, जिसमें वो कहते हैं कि प्रलय आने वाली है, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो एक बड़ा सा शिप होता है जो पानी के नीचे भी जो है वो सस्टेन कर सकता है। उसमें एक जो सो कॉल्ड हीरोइन है वो डॉक्टर दिखाई है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, तो वो अपने साथ कुछ चीज़ों को संभाल के रख लेती है। आप ध्यान से देखोगे तो उसमें वो हनी बी को संभाल के रखती है। उससे उस मूवी में पूछा भी जाता है कि हनी बी का क्या करोगे, तो वो बताती है कि हनी बी तो ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में जब प्रलय खत्म हो जाएगी, उसके बाद जब दोबारा से लाइफ स्टार्ट होगी ह्यूमन की, तो पॉलिनेट करने के लिए हमें कोई ना कोई पॉलिनेटर चाहिए। तो बिना हनी बी के कोई प्लांट में फ्रूट ही नहीं बनेगा, हम खाएंगे क्या और रहेंगे क्या। तो ह्यूमन बायोलॉजी के लिए आपको फ्रूट फ्लाई भी चाहिए, ईस्ट भी आप चाहिए। तो अपने साथ कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म जो उसकी लैब में दिखाए जाएं, कि जहाँ पे आदमियों को बचाने की होड़ लगी है, वहां पे वो लेडी या वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को भी अपने साथ ले जा रही है उस शिप के अंदर की। जब सूरज निकलेगा, जब प्रलय खत्म हो जाएगी, तब उसके बाद हम दोबारा से लाइफ जब स्टार्ट करेंगे अर्थ पे, तो हमें कम से कम इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वरना इनके बनने में तो करोड़ों साल लग गए। अगर आप इंतजार करो कि ये
करोड़ों साल में बनेंगे, तो ये तो एवोल्यूशन को जीरो से तो ना स्टार्ट किया जाएगा। तो एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट वैलिड है। पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझने के लिए आपको एक प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट, एक वर्टिब्रेट, एक इनवर्टिब्रेट, एक डाइकॉट, एक मोनोकॉट और एक नेमाटोड, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिटेल में स्टडी करो तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑर्गेनिज्म है जिनसे एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया गया। वो आपकी डिटेल इतनी बुक में है नहीं एक्चुअली, आपको तो सिर्फ नाम याद रखने हैं। अब जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था तो उसमें इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया। इतने कंट्री आए लेकिन इंडिया का नाम आया नहीं आया। लेकिन जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो उसके बाद आईएआरआई ने क्या किया, प्लांट के जीनोम की सीक्वेंसिंग करना शुरू किया, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और एग्रीकल्चर कंट्री होने के नाते हमारे पास प्लांट सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिल्ली में तो इंस्टीट्यूट भी बन गया पूरा प्लांट की जीनोमिक रिसर्च का। तो हमने ओराइजस मतलब राइस का जीनोम तो पहले ही हो चुका था, हमने मेज का कर लिया, व्हीट का कर लिया, मस्टर्ड का कर लिया, हमने तो बहुत सारे एग्रीकल्चर प्लांट के जीनोम सीक्वेंस कर लिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है। और यूएस कंट्रीज का मतलब डेवलप कंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, उनके लिए सबसे पहले ह्यूमन आता है, वो हर चीज ह्यूमन के हिसाब से करते हैं, तो उन्होंने ह्यूमन के जीनोम को सीक्वेंसिंग किया। इंडिया या तो कह लो कि इतनी कॉस्ट नहीं है, या ये कह लो कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो हमारे लिए प्लांट की सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट हो गई। डन, चलो फिर चैप्टर पूरा हुआ, अगली क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, हैंड कर दूं? मेट्रो वाले में हमारे से करीब नहीं है। क्या बोला? काउंसलर ना आपके पास